everybody. We are here to discuss about the DISA classes जो हमारी इस टाइम पे DISA 3.0 स्टार्ट हो चुका है. उसके लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज़ टू कंप्लीट अ ई लर्निंग कोर्स. और उस ई लर्निंग कोर्स को करके हमें एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है जिसमें से हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं. उस 30 मार्क्स का हमारा जो सिलेबस रहता है उसके अंदर हमारे पास टोटल 3 चैप्टर्स रहते हैं. उन 3 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर रहता है वो रहता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सेकेंड चैप्टर जो हमारा रहता है वो रहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. एंड जो थर्ड चैप्टर हमारा रहता है वो रहता है सिक्योरिंग नेटवर्क्स. ये 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स. इसको डिलीट कर देते हैं. राइट. तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हम एक बार सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे वो जो चैप्टर्स रहने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है आगे, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. आज के क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक पार्ट देखेंगे, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर. हमारे पास टोटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर वी हैव फर्दर 4 पार्ट्स and the 4 parts are: first, computer hardwares; second, we have system softwares. अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं तो आप प्लीज़ अपनी बुक्स खोल लीजिए, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन जो हमारा वेबसाइट है ICAI का उस पर आपको डीसा की मॉड्यूल मिल जाएगा. द मॉड्यूल इज़ नोन एज प्राइमर ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उस नाम से मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1. उसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स जो हमारे ई लर्निंग 1 के लिए हमें कंसिडर करने हैं. अदरवाइज उसमें ई लर्निंग 2 का भी पार्ट है, बट अभी हम ई लर्निंग 1 के बारे में ही बात कर रहे हैं. अप्रॉक्स 250 समथिंग पेजेस हैं इस पर्टिकुलर ई लर्निंग 1 के ऊपर. सेकेंड पार्ट इज first part is computer hardware, then second is system software. Third, we have to discuss about database and database management system. I would write DBMS, database management system. And then hardware and software deployment strategies and software deployment strategies. ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इन फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर पढ़ेंगे हम कुछ सिक्योरिंग नेटवर्क्स के अंदर हम फिर चीज़ें पढ़ेंगे. तो अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर. उसमें हमारा आता है सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर. अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं एक न्यू स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ. यस, दिस वन. अब इसमें मैं अभी चैप्टर 1 पार्ट 1 खोल लेती हूँ. उसको हम एक क्विक रिविजनरी उसमें पढ़ेंगे फॉर्मेट में कि हमारा जो चैप्टर है विच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसका हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. इसके बाद विल लेट टू सॉफ्टवेयर DBMS एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ सबसे पहले हमारा ये ओवरव्यू, हमारा ये ई लर्निंग मटेरियल है, ई लर्निंग ऑफ 12 आवर्स का. इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं और इन 3 चैप्टर्स के ऊपर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो एक तरह से वो आपका एंट्रेंस टेस्ट है जिसके बाद जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. राइट. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा गया है. हमारा सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन वो आता है, हमारा आता है ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ IS यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम के आप लेयर्स कह सकते हो. तो इसमें इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं एंड दोज लेयर्स आर पीपल, लोग. यानी कि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है टू
टू बिकेम या फिर टू प्रिक्योर, या कह सकते हैं कि एक अच्छा सा सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है पीपल, दैट इज यूजर्स। एज इजी, जब तक अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है तो मेरे को कोई ना कोई एक आईटी का पर्सन चाहिए, या अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रिपेयर नहीं करना बट मुझे कोई सॉफ्टवेयर रन भी करना है तो भी मुझे एक पर्सन चाहिए। आई एम नॉट सेइंग आईटी का पर्सन चाहिए, बट मुझे एक पर्सन चाहिए। तो इन शॉर्ट आई नीड अ पीपल, आई नीड द यूजर। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस मीन्स जैसे एप्लीकेशंस जनरली आपके फ़ोन के अंदर या फिर आपके, मैं बोलूँगी आपके सिस्टम के अंदर सेव्ड होती हैं, जिसकी मदद से आपको हेल्प मिलती है कि आप क्या कर सकें, अपने डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन तक पहुँच पाएँ, अपना काम कर सके इजीली। जैसे कि मैं बोलूँगी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। एप्लीकेशन में वी हैव एप्लीकेशन ईआरपी, सैप है हमारे पास एप्लीकेशन। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है। हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, हमारे पास एमएस ऑफिस है। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। देन वी हैव अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम कुछ काम करते हैं, सपोज हम टैली में एंट्री पोस्ट करते हैं, मैंने कुछ डेबिट करा, कुछ क्रेडिट करा, तो अल्टीमेटली जाके वो कहीं ना कहीं वो सेव होती है वो चीज़। तो वो जो डाटाबेस कहीं ना कहीं बन रहा है उसके लिए वी हैव टू सी द मैनेजमेंट। देन वी हैव अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर जो आपको काम करने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी विंडोज़, आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी भी मदद से आप काम कर रहे हैं। आपका एंड्रॉयड अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप, तो एंड्रॉयड इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में। एंड देन द नेटवर्क, इंटरनेट एंड द हार्डवेयर, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारे फर्दर क्या क्या वो हैं। ये हम, हमारा पहला पॉइंट ही यही है इसमें। We have 6 parts of, yeah, 6 components of IS infrastructure, which are people first, application, then we have what, third we have DBMS, we have system software, the network and the hardware. अभी हमारा जो चैप्टर है वो हार्डवेयर के ऊपर है, बट अभी हम उस हार्डवेयर पे पहुंचने से पहले हमने एक बार पढ़ लिया कि हमारे आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, राइट। तो पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ऑब्वियसली जब तक पीपल नहीं होंगे तब तक यू कैन नॉट ओपन you cannot open anything, any window and anything. You need a person to operate. Application software. Application software is a software that causes a computer to perform useful tasks beyond the running of the computer itself. यानी कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो आपकी रियल लाइफ के प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करते हुए एंड यूजर्स के लिए बना है, और उसको आपको बेसिकली काम करने दे रहा है। आपके, मैं बोलूँगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके टास्क को देखते हुए बना है कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना है। अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं बोलूँगी कि अभी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी पहले ज़रूरत देखी गई कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर लिया गया, और दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो करता क्या है, वो सिर्फ आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर देता है। जैसे कि अगर आपको लेटर्स टाइप करने थे तो एमएस वर्ड आ गया, एमएस ऑफिस ही पूरा एक तरह से ले लेते हैं। आपको ईमेल्स भेजने थे तो आपके पास ईमेल सर्वर्स आ गए। आपको लैपटॉप पे काम करना था, सपोज कोई वीडियो ऑपरेट करनी थी, आपके पास मीडिया प्लेयर्स हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर्स हैं आपके पास अलग अलग तरीके के। तो ये सब चीज़ें थी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड वन। हमने पढ़ लिया पीपल, हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन। फिर है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो दिन बर दिन बढ़ती ही चली जा रही है, क्या उसको मुझे इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, क्या मुझे उसको सिक्योर करना है? आई वुड से कि मैं अपनी भूल जाती हूँ कि मेरा है ये, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेट्स गो टू बैंक। हम ये डीसा का कोर्स कर रहे हैं बिकॉज हमें बैंक्स का ऑडिट करना है, पीएसयूज में जाके अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखनी है। तो नाउ द पॉइंट कम्स कि अगर आई एम सेइंग कि मुझे ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है, आई एम अ बैंक, आई एम अ बैंक, और मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ही ह्यूज है। अभी पीछे सुनने में आया डोमिनोज का सारा डेटा लीक हो गया।
क्या उनका डीबीएमएस सिस्टम अच्छा, सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छा नहीं था? क्वेश्चन अराइज। तो डीबीएमएस बेसिकली क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को, जिसको बोलते हैं डेटा, अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, इंटीग्रेटेड रखने के लिए एक सॉफ्ट सिस्टम बना दिया गया, सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम बना दिया गया कि वो डेटा जो है वो कैसा रहे, सिक्योर रहे। तो डीबीएमएस इज व्हाट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज इट्स इंफॉर्मेशन। दीज आर सॉफ्टवेयर्स दैट एड इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज भी करेगा आपके डेटा को, कंट्रोलिंग, कंट्रोल भी करेगा, एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है उसमें जितना आपका डेटा रिक्वायर्ड होगा उसको यूज करेंगे आप। To provide the facility to create and maintain a well-organized database, applications access the DBMS, which then access the data. Commercially available database management systems are Oracle and so on. हमारे पास we know we have certain DBMS, ठीक है. Databases are being used at front end. A front end to a database usually refers to the user interface that is working with that database, और a backend database is a database जो एक एप्लीकेशन के बिहाइंड से काम कर रही है, पीछे से काम कर रही है उसको, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वो जरूर उसको सप्लाई कर रही होती है ना. तो मोस्ट ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वुड बी हैविंग सम और अदर डेटाबेस एट द बैक एंड, राइट. We are these days in learning revolution and databases provide lifeblood to information economy. Next हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. हमारा अब सी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें हमने सबसे पहले देखा हम पीपल, देन वी रेड अबाउट एप्लीकेशंस, डीबीएमएस, अब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद हम नेटवर्क और हार्डवेयर पढ़ेंगे. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अभी हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला था उसको हमने. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हुआ था, आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया था. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं देख रहा है, वो आपका कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए नहीं बनाया गया है. लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना है, सपोज मुझे अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना है तो मैं करूँगी कहाँ पे, मुझे उसके लिए एक पूरा बैकअप चाहिए, जिस एक पूरा बैकअप चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, जिस पे वो सिस्टम, जिस पे वो जो मेरा सॉफ्टवेयर बनाया है मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टैली बनाया है, तो अब मुझे टैली को रन करने के लिए कंप्यूटर में विंडोज चाहिए. एप्पल पे तो टैली चलता ही नहीं है. एप्पल भी अगर एक चीज देखें तो एप्पल भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. मतलब वो बेसिकली आपको एक रॉ, जो छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर आता है उनको कंप्यूटर सिखाने के लिए कि ये है, वो एक आप बोल सकते हो, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर and to provide and maintain a platform for running application software. Ultimately आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लिया है. लेकिन अब जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले चुके हो उसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस पे यानी कि विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, जिस पे आप वो रन कर सके. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, वो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है. तो इट इनेबल्स कंप्यूटर टू वर्क, कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, enables connecting input output devices, includes operating system utility programs, right. तो what is input devices and output devices, I hope आप लोगों को सबको पता होगा, पता होना चाहिए. नहीं पता तो एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलते हैं, input devices मीन जहाँ से मेरा इनपुट जा रहा है, कीबोर्ड, माउस, वो सब चीज़ें. आउटपुट डिवाइसेस जो हार्डवेयर से कनेक्ट होके फर्दर कंप्यूटर जहाँ पे अपना आउटपुट दे रहा है, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है. तो ये हमारा हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत जरूरी है, जिस पे सारा काम होता है. दूसरा उसमें होते हैं कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम्स मतलब, जैसे हम घर की भाषा में बात करें तो यूटिलिटी का मतलब हमारा होता है बिजली पानी.
तो सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें, if we talk in the language of the computer, then the utility programs are meant to be what? Utility programs include your basic things in your computer. जैसे कि आपका माउस जब हम मूव कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम डल रखा है. आपका कैलकुलेटर जो आपके लैपटॉप में इनबिल्ट है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर कंप्यूटर, जो कि इस तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ के इस तरीके से होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये अलग से इनबिल्ट करके बनाए गए हैं, एंड देन दे हैव सेपरेटली इनबिल्ट इन योर system. Now, next is network, and then we'll go to hardware. So, network. In today's high-speed world, we cannot imagine a IS without an effective communication system. Effective and efficient communication is valuable resource which helps in good management. To enable this communication, we need communication networks. आज की डेट में तो we cannot imagine a business without a internet, without a network. Networks are also of two types. लैंड बेस भी रहता है आपका, आपके नेटवर्क्स जो होते हैं आपके प्रॉपरली वैसे भी रहते हैं कि वर्ल्ड वाइड भी आप कर रहे हैं चीज़ें, राइट. तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. आपने क्या करा, नेटवर्क बेसिकली क्या है, क्या नेटवर्क का मतलब इंटरनेट है? नहीं. नेटवर्क अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग जो हम यूज़ करते हैं वर्ड अपने प्रोसेस इसमें जनरल लाइफ में भी जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग वर्ड, ये नेटवर्किंग वर्ड क्या है? This networking word is nothing more than the, you can say that you know a person and he knows you. उसके बाद आप उसको जानते हो, वो उसको जानता है, वो उसको जानता है, उसने आपस में सब लोगों को मिला दिया. What is a computer network? Collection of computers. Collection of people is human networking. Collection of professionals is professional networking. Collection of computers is computer networking. Easy, very easy. This is not at all difficult. And other hardware interconnected by communication channels. अब आपने जब दो कंप्यूटर्स को मिलाया या दो कंप्यूटर या दो हार्डवेयर्स को मिलाया, एक मैंने कंप्यूटर उठा लिया, एक मैंने माउस उठा लिया, मेरा माउस अलग है, ठीक है. अब ये माउस जो है, ठीक है, अब ये माउस जो है ये इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. ये तो वायरलेस है, बट जो और माउस होते हैं वो हमारे USB केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. तो वो सब चीज़ें हमारी क्या है, कोई ना कोई आपका चैनल है जो उनको कनेक्ट करके रख रहा है दो हार्डवेयर्स को. तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर interconnected by a communication channel that allow sharing of resources and information. जैसे कि ब्लूटूथ है हमारा, वो क्या है, कम्युनिकेशन चैनल ही तो है. दैट इज अलाउइंग माय माउस एंड द कंप्यूटर एंड द लैपटॉप टू वर्क सिमिल्टेनियसली. वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अलाउ कर रहा है, वेयर एटलीस्ट वन प्रोसेस in one device is able to send or receive data to or from at least one process residing in a remote device. Now in network आपका डिवाइस एक रिमोट डिवाइस होना चाहिए. परफेक्ट. तो नाउ here things come. Then the two devices are said to be network. ठीक है. Physically it would be devices which are connected, but logically it would be a process in one device transmitting data to another process in another device. A network is a group of devices connected to each other. Perfect. अब हम फाइनली हार्डवेयर पे आ चुके हैं, जो हमारा चैप्टर था जिसपे अब आए हैं हम आफ्टर सो लॉन्ग. देखते हैं व्हाट इज अ हार्डवेयर. तो हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम्स, something we can touch and see, and it consists of devices that perform the functions of input, processing, data storage and output activities of the computer. Keyboard, monitor, CPU, hard disk drive, etc. are all hardware components of the computer. Now, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और क्या क्या हैं, तो हम बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए एक बार समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में हमारे क्या क्या होता है. कंप्यूटर में हमारे सबसे पहले होते हैं इनपुट डिवाइसेस. देन जब वो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में चले जाते हैं, जैसे सपोज मैंने कीबोर्ड से लिख दिया 1+2, ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले वो गया मेरा 1+2 CPU में. CPU ने उस 1 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करा,
प्लस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करा और 2 को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करा। उसने अपनी लैंग्वेज में उसकी कोडिंग, नॉट डिकोडिंग, उसकी कोडिंग कर दी और अपना कुछ उसने कंट्रोल यूनिट में जाके उसने कुछ समझ लिया। कुछ नहीं समझा, उसने सिर्फ उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, डेटा मेरा फेच करा और उसको कन्वर्ट कर दिया किस लैंग्वेज में, अपनी बाइनरी लैंग्वेज में। फिर जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसने क्या करा, उसने इस बाइनरी लैंग्वेज को, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, कंप्यूटर के लिए अपनी लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर ने इस कंट्रोल यूनिट ने जो वो बेसिकली कंट्रोल यूनिट ने क्या काम करा, एक तरह से कंप्यूटर के लिए कंट्रोल यूनिट ने एक ट्रांसलेटर का काम करा। जब वो ट्रांसलेट हो गई चीज़ें, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को वो चीज़ें समझ में आ गई कि प्रेरणा जुनेजा ने 1+2 पूछ रही है कि क्या होता है। सो नाउ अब ये एक तरह से क्या हुआ, अब इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है। अब जब इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है तो ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तभी कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर में होता क्या है, हम बोलते हैं कंप्यूटर मल्टीटास्क करता है, बट क्या कंप्यूटर एक्चुअली मल्टीटास्क करता है? हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्क कर रहा है, बट एट अ टाइम कंप्यूटर एक ही टास्क करता है और उस टास्क को होल्ड करके, बेसिकली अगर सपोज मैंने अभी एक टास्क करा है और उस टास्क के बाद मैंने इमीडिएटली दूसरे टास्क के लिए बोल दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उस टास्क को बैकएंड में ले जाएगा और इस टास्क को परफॉर्म करने लगेगा। लेकिन जब उसको इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इसकी मेमोरी से, कंप्यूटर की मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके साइमल्टेनियसली काम कर लेता है। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो अब कंप्यूटर ने क्या करा, अपनी मेमोरी में, जो सीपीयू के अंदर दो तरीके की मेमोरी है, वन इज द रजिस्टर मेमोरी जो कि मेन मेमोरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होती है, उसमें अपना स्टोरेज करना शुरू कर दी। और एक कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी होती है, जिसमें इमीडिएटली अगर मुझे कुछ रेफर करना है तो उसके लिए वो यूज़ हो जाती है। और इस तरीके से हमारे कंप्यूटर ने क्या करा, आउटपुट अपना प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, हमको आउटपुट दे दिया कि 1+2 3 होता है, और वो हमारी लैंग्वेज में आके चेंज हो गया। नाउ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी होती है। एक इनबिल्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम अटैच कर लेते हैं कंप्यूटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे अपने डीवीडीज, हमारे पेन ड्राइव्स, हमारे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, दीज ऑल आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। नाउ computer peripherals. Input devices are peripheral devices which are used to interact with the computer system and include devices such as keyboard, mouse, scanners, barcode. Obviously scanners भी हमारे क्या हैं, scanners से डाटा कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर से आ नहीं रहा है, तो scanners and webcams, barcode readers, microphones, touch screens, stylus, these are all what? These are all input devices. And output devices कौन से होते हैं? Which are devices through which the system responds. Computer systems provide output to decision makers at all levels in an organization to solve business problems. The desired output may be in visual, audio or digital forms, right? हमारे किसी भी forms में हो सकता है, like a display device visually conveys text, graphics and video information. Now हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं. दिस इज अ स्मॉल रेलिवेंट पोर्शन इन दिस पर्टिकुलर पेज, आई वुड से. हमारे हमारे जो राइट, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही या वीडियो इज रिकॉर्डिंग, ठीक है, फाइन. तो हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इस स्क्रीन शेयरिंग इज, अच्छा ओके, स्क्रीन शेयरिंग इज नहीं हो रही है, 10 मिनट. आई गेस द स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड, मैं चेक करती हूँ. स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, राइट. तो नाउ हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जिनके थ्रू
हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक थे इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कंप्यूटर को, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन, हमारा प्रिंटर या फिर हमारा स्पीकर। अब देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। पुराने टाइम पे यूज होता था कैथोड रे ट्यूब, आज की डेट में बहुत नहीं मिलते, बहुत बहुत रेयर, कहीं पे अगर दिख जाए तो दिख जाए पुराने टाइम के पड़े हुए। टूडेज वी यूज इट वेरी वेरी रेयर, अगर कहीं होता होगा तो आउटडेटेड हो चुका है। अ वैक्यूम ट्यूब दैट यूजेस एन इलेक्ट्रॉन गन कैथोड to emit a beam of electrons that illuminates phosphors on a screen. As the beam sweeps across the screen repeatedly, a monitor is often called a CRT. जैसे हमारे पुराने टाइम पे टीवी होते थे, टीवी के पीछे वो पूरा डब्बा रहता था, ये स्क्रीन होती थी और उसके पीछे इस तरीके का कुछ डब्बा रहता था। अभी एक बार दिखाती हूँ कैसा। ऐसा कुछ रहता था, ये आगे से टीवी है और उसके पीछे ऐसे कुछ रहता था, जैसे कंप्यूटर्स में आज भी दिख जाता है। अब आजकल तो कंप्यूटर्स भी बिना इसके डब्बे के आ रहे हैं, बट ये जो होते थे, तो ये जो पुराने टाइम के कंप्यूटर्स होते थे या टीवीज होते थे, ये प्रॉपर एग्जांपल है हमारा किस चीज़ का। अब हम एक बार वापस से वहीं पे पहुंच जाते हैं, शेयर स्क्रीन। तो हमारा परफेक्ट एग्जांपल है उस कैथोड रे ट्यूब का। अगर किसी ने अपने घर में उस टीवी का रिपेयर कराया होगा तो उसको पक्का पता होगा कि उसके अंदर एक ट्यूब यूज होती थी। एक्चुअली में एक ट्यूब सी होती थी और उस ट्यूब दैट वाज कॉल्ड अ वैक्यूम ट्यूब, और उसमें कुछ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते थे जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर प्रॉपर वो टेलीविजन दिखता था, या फिर द सेम वाज इन द केस ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। नाउ आज की तो दैट वाज सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, और आजकल चल रहा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम एलसीडी बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अ लो पावर्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी used in laptop computers where rod-shaped crystal molecules change their orientation when an electrical current flows through them. तो इसमें सारा काम जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट से हो रहा है, और उसमें जो काम होता था वो इलेक्ट्रॉन्स से होता था, राइट। उसके बाद हमारा लेज़र प्रिंटर हो गए, हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स दो तरह के प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर दैट फॉर्म इमेजिंग यूजेस इमेजेस यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस को यूज़ करते हुए, जैसे फोटोकॉपियर होता है उस तरीके से यूज़ करते हुए वो लेज़र प्रिंटर रहता है। और इंकजेट प्रिंटर इज अ प्रिंटर that makes images by forcing ink droplets through nozzles. आजकल इंकजेट प्रिंटर यूज हो रहे हैं, पहले लेजर प्रिंटर्स भी यूज होते हैं बट कम होते हैं। Now plotter, a printer that uses computer directed pens for creating high quality images, blueprints, schematics etc. एंड द स्पीकर, जैसे हमें ऑडियो आउटपुट। तो ये हमारे कुछ तरीके के हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे। इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस मीन्स आपके इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कौन सा डिवाइस कर रहा है। सीपीयू ही तो कर रहा है, तो सीपीयू इज व्हाट, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस इंक्लूड मॉनिटर, सॉरी, कंप्यूटर चिप्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी। जो भी हम ऊपर पढ़ रहे थे मेमोरी, दिस वन, रजिस्टर्स, आगे भी पढ़ेंगे इसमें, राइट। Processing caters to the desire of users and display results. It consists of CPU and main memory. उसके बाद आते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस पे। दे आर अवेलेबल इन ह्यूज डिवाइसेस, ह्यूज साइजेस। प्रोग्राम्स एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। टीबीज में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, उससे भी ज़्यादा भी होते हैं, तो वो सब हमारा स्टोरेज डिवाइसेस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज in that it is not directly accessible by the CPU,
एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज आर हार्ड ड्राइव हो गई आपकी, फ्लैश ड्राइव है, CD रोम है, आउटडेटेड है, DVDs आजकल मिल जाती है, राइट। तो व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, हमारे पास हमें पता चल गया हमारे कंप्यूटर के अंदर होता क्या क्या है। हमारे कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरीज है हमारे पास। पढ़ लेते हैं इसको। तो व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, सबसे पहले तो CPU है कंप्यूटर के अंदर। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज द एक्चुअल हार्डवेयर जो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है किसकी मदद से, देख सकते हैं ना बार बार, कंट्रोल यूनिट की हेल्प से। कंट्रोल यूनिट की हेल्प से उसको इंटरप्रेट करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही तो उसको चेंज करके देता है। तो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस and coordinates how all the other hardware devices work together. The CPU is built on a small flake of silicon and can contain the equivalent of several million transistors. We can think of transistors as electronic switches that allow a current to pass through on or off, that is taking a value of 1 or 0. अब CPU क्या है, CPU ब्रेन है कंप्यूटर का। CPU का फंक्शन क्या है, CPU के 3 फंक्शन रहते हैं। CPU का मेन फंक्शन है कि एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम्स को जो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव है। तो अब CPU के जो 3 मेन फंक्शनल यूनिट्स हैं वो है कंट्रोल यूनिट, जो भी हम ऊपर देख रहे थे 3 यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, मेमोरी है, राइट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट डाटा को फेच करती है, फेचेस प्रोग्राम फ्रॉम द मेमोरी एंड डिटरमाइन देयर टाइप, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट करती है इंस्ट्रक्शंस को, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पहले क्या कर रही है, फेच कर रही है प्रोग्राम फ्रॉम द मेमोरी। कौन सा प्रोग्राम होगा ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड डिटरमाइंस देयर टाइप, कोई और भी हो सकता है, बट उसको वो डिटरमाइन कर रही है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट कर रही है इंस्ट्रक्शन को, सिंपली कंट्रोल कर रही है विच वन टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन, की क्या करना है, कब करना है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब लगाना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे अभी हमने बोला 1 और 2 करा इसने। अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब करता है। रजिस्टर क्या कर रहा है, हाई स्पीड मेमोरीज है जो कि स्टोर कर रही है टेम्परेरी रिजल्ट्स। हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स विद इन CPU फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। स्पीड बहुत है लेकिन स्टोरेज इतनी नहीं है, तो स्टोरेज को रखने के लिए हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है पैद में, ठीक है। रजिस्टर्स कुड बी एक्यूमुलेटर्स, मतलब वो हेल्प कर सकते हैं आपको अरिथमेटिकल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। एड्रेस रजिस्टर हो सकते हैं जो आपके एड्रेस का रिकॉर्ड रखेंगे, आपने कौन सी आइटम को कहाँ पे स्टोर कर रखा है। स्टोरेज डिवाइसेस सिमिलर, मिसलेनियस, जनरल पर्पस यूज फॉर आपका वो चीज हमारी। उसके बाद हमारा आता है बस लाइन्स। बस लाइन्स क्या होते हैं, द CPU is connected through bus lines with the main memory and input output devices, connection lines बोल सकते हो आप इसको। the computer buses of one form or another move data between all of these devices. The basic job of bus is to move data from one location to another location within the computer. Fine. Instructions within processor, the CPU, the centerpiece of the computer's architecture, is in charge of executing the instructions of the currently loaded program. These instructions tell the CPU to carry out, just a minute. The CPU, the centerpiece of the computer's architecture, is in charge of executing the instructions of the currently loaded program. These instructions tell the CPU to carry out various calculations, to read and write values from and into the memory, and to conditionally jump to execute other instructions in the program. Machine cycle is the steps performed by the CPU for executing an instruction. Steps are fetch, decode, execute and store, which gets executed within CPU. यही तो होता है, अभी हम ऊपर यही तो देख रहे थे। फेच, डाटा फेच हो रहा है कहाँ पे, कौन सी यूनिट में,
कंट्रोल यूनिट में डाटा फेच हो रहा है। डिकोड कहाँ हो रहा है? डिकोड भी कंट्रोल यूनिट में ही हो रहा है। एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा अगली यूनिट में, अरे जो हमारी मैथमेटिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर स्टोर हो रहा है कहाँ पे? रजिस्टर में। Three phases: fetch and decode. These phases, fetch and decode, are done by control unit. Fetch and decode control unit कर रहा है, whose job is explaining to arithmetical logic unit, whose job is to execute. तो उसको क्या कर रहा है कंट्रोल यूनिट? उसको एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, क्योंकि वो उसके लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दे रहा है ना, डिकोड करके दे रहा है। तो हमारे लिए वो कोडिंग है, कंप्यूटर के लिए वो डिकोडिंग है। अभी हमने ऊपर बोला था कि वो कोडिंग करके देता है, तो लेकिन वो कोडिंग नहीं है, वो एक्चुअली कंप्यूटर के लिए तो वो डिकोडिंग है। कंप्यूटर के लिए तो आर लैंग्वेज इज द कोड एंड इट्स कंप्यूटर इट्स बाइनरी लैंग्वेज इज डिकोड। तो हुज जॉब इज टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कौन करता है? ALU करता है। एंड द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर। मेमोरी देख लेते हैं। रजिस्टर क्या है? मेमोरी तो है, बट मेमोरी कितने टाइप्स की है देख लेते हैं। सबसे पहले रजिस्टर, बहुत छोटी सी मेमोरी है, ठीक है, उसमें इमीडिएटली फास्ट फास्ट काम हो रहा है सारा। कैशे, कैशे में क्या हो रहा है? कैशे में बेसिकली मैं बोलूँगी कि हमारा जो डेटा हमें फ्रिक्वेंटली फटाफट चाहिए, लेकिन हमारा सारा टाइम रजिस्टर पे तो नहीं रह सकता। रजिस्टर में तो थोड़ा सा है रजिस्टर में, और रजिस्टर में हमेशा होगा भी वही जिस पे आज इस करंटली काम चल रहा होगा रियल टाइम पे, ठीक है। कैशे में वो पीछे बैकएंड एक तरह से है, वहाँ पे सेव हो गया, और जब भी हमें चाहिए होगा इमीडिएटली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैशे इमीडिएटली निकालने के लिए है। इसमें एक एग्जाम्पल भी आया था, बट अभी मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से था कि अगर हम एक अपने उसमें मोबाइल में अगर हम फ्रीक्वेंट यूजर्स ऐड कर लेते हैं, और फिर हमें ज़रूरी थोड़ी है हम हर बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके किसी पर्सन को कॉल करना है। मेरे को हर बार अपनी मम्मी को फटाफट कॉल करना होता है, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के जो नंबर है उसको फ्रीक्वेंट लिस्ट में रखती हूँ। वो कहाँ है? वो कैशे में है। देन वी हैव द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जहाँ पे आपका डेटा सेव है, जहाँ पे आप डेटा मतलब आपका कंप्यूटर आप बंद कर देंगे, उसके बाद भी डेटा जो आपका सेव रहेगा ना, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में रहता है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं? जो सेकेंडरी मेमोरी तो हो गए, आपने हार्ड डिस्क लगा ली, पेन ड्राइव लगा ली। और वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है? वर्चुअल मेमोरी होती है जो मैं सपोज मेरे कंप्यूटर की रैम कम है, ठीक है। रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, कंप्यूटर के अंदर होता है। रैम रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अभी हम पढ़ेंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो सपोज मेरे कंप्यूटर का रैम कम है, रोम कम है, तो लेकिन मुझे डेटा सेव करने के लिए तो चाहिए। तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी बनाई गई है जो ऐसा इल्यूशन क्रिएट करती है कि मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर। उससे वो वहाँ पे उस डेटा को सेव कर लेती है। वो एक्चुअली में कुछ ऐड नहीं होता, बट एक वर्चुअल मेमोरी होती है, लेकिन वो एक तरह से ना बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है आपके पास जितनी मेमोरी है उसका। पढ़ते हैं क्या है सारी चीज़ें। तो हमारे पास सबसे पहला हो गया इंटरनल मेमोरी, जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स हैं, जो सीपीयू के अंदर है। बहुत फास्ट है लेकिन बहुत स्लो है, 32 बाइट 64 बाइट्स इतना ही सेव कर पाते हैं एक टाइम पे। Primary memory, these are devices in which any location can be accessed in any order in contrast with sequential order। आपने कोई भी सामान कहीं भी रखा हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास दो तरीके की प्राइमरी है, रैम और रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रीड राइट मेमोरी। आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ा, उसको मॉडिफाई भी करा, जैसे कि वर्ड में करते हो आप। तो जो आप वो कर रहे हो, जब आप वो वर्ड में चेंजेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पीछे बैकएंड में मेमोरी में भी तो वो चेंजेस हो रहे हैं ना। लेकिन कुछ होते हैं रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि आपने वर्ड में चेंजेस कर रहे हो, लेकिन आपका जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है दैट विल रिमेन सेम। वो सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं पीछे सेव हो रखा है आपका, वो रीड ओनली मेमोरी है, आपको वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रैंडम RAM में क्या है? हमारे पास रीड राइट मेमोरी है, इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हो, चेंज कर सकते हो। वॉलेटाइल है नेचर में, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन is lost as soon as power is turned on। आप उसको सेव नहीं कर पाओगे अपनी इंफॉर्मेशन को। रीड राइट मेमोरी आप उसी टाइम रैंडम एक्सेस कर सकते हो। रीड ओनली मेमोरी, इट्स नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, कंटेंट्स रिमेन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर।
जो सेव रह जाता है डाटा वो सारा रोम रहता है. Usually these are used to store small amount of information and quick reference by CPU. Information can be read but not modified. तो हमारे पास नॉट मॉडिफाइड में भी, रीड ओनली मेमोरी में भी मल्टीपल टाइप होते हैं. वन इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपका प्रोग्राम्स, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट है जैसे, तो वो एक प्रोग्राम ही तो है. तो जो नॉन वोलेटाइल डिजायर्ड डाटा एंड प्रोग्रामेबल must first be programmed. That is example used by game manufacturers and game information. So read only memory, आप उसमें changes नहीं कर सकते कुछ. फिर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इरेज कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको यूवी लाइट लगेगी और फिर आप उसको वापस से रीप्रोग्राम करोगे. मतलब आप उस डेटा को रीड ओनली मेमोरी के अंदर आप उस डेटा को इरेज कर सकते हो. ठीक है, ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया. एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली इरेज करना पड़ता है, जैसे कि पेन ड्राइव्स में होता है. राइट. फिर है हमारे पास कैश मेमोरी. कैश मेमोरी क्या होता है, बिकॉज रजिस्टर्स और प्राइमरी मेमोरी के अंदर बहुत स्पीड डिफरेंस है, तो उस स्पीड डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए एक कैश मेमोरी बनाई गई है, जो कि बहुत ही फास्टर मेमोरी है लेकिन स्मॉलर मेमोरी है, जो क्या करती है, वो स्टोर कर लेती है कॉपी ऑफ द डेटा, नॉट द डेटा. जैसे कि हमने अभी बताया फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट्स जो हमारे होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स नहीं सेव होते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स की कॉपी सेव होती है. तो इट टेक्स अस ईजियर, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और उस तरीके से हम अपना काम जल्दी कर पाते हैं. तो कैशे मेमोरी इज समथिंग लाइक वी रिकॉर्ड फ्रीक्वेंटली. सी यहाँ पे आ गई वो चीज़ जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. राइट, तो आगे बढ़ते हैं. तो बिकॉज देयर इज लेस डाटा इन द कैशे, प्रोसेसर कैन एक्सेस इट मोर क्विकली, है ना. दो तरीके की कैशे मेमोरी होती है, वन विच इज अवेलेबल ऑन द सीपीयू लेवल 1 एंड वन विच इज अवेलेबल ऑन द मदरबोर्ड ऑफ मॉस सिस्टम. L3 भी अब आ चुका है, उसके बारे में हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है. Next is the virtual memory. It is not a separate device but an imaginary memory area supported by some operating systems in conjunction with the hardware. If a computer lacks the random access memory needed to run a program or operation, the operating system uses a predefined space on the hard disk as an extension of RAM. Virtual memory combines computer RAM with temporary space on the hard disk. When RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file बोलते हैं उसको, या फिर swap file बोलते हैं. तो moving data to and from the paging file, उससे क्या होता है, RAM फ्री हो जाती है और अपना काम कर पाती है, क्योंकि हमने क्या करा, जो RAM में जो चीज़ें पड़ी थी उसको उठा के उस पेजिंग फाइल पे शिफ्ट कर दिया. उससे हमारा काम जो है वो कंपैरेटिवली ईजी हो गया, क्विकली हो गया. राइट. तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, बेसिकली एक एलोकेशन है हार्ड डिस्क की, इमेजिनरी एरिया है. ठीक है. With virtual memory, the computer can look for areas of RAM that have not been used recently and copy them onto the hard disk. तो कंप्यूटर खुद से ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है कि जहाँ जहाँ पे काम नहीं हो रखा वो एरिया को उठा के फ्री करके उसको डाल दिया कहाँ पे, हार्ड डिस्क पे. क्यों, क्योंकि उसका काम अभी नहीं हो रहा है, तो उसको डाल दिया हार्ड डिस्क पे और हमने अपने रैम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया. राइट. तो आगे बढ़ते हैं. This frees up space in RAM to load the new applications. Area of the space on hard disk which acts as an extension to RAM is called a page file swap file. ठीक है. In some operating system, an entire disk or partition can be devoted to virtual memory. होता है ऐसा भी. राइट. अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी. सिंपल है वो सेकेंडरी मेमोरी, वही आपकी चीज़ें जो है पेन ड्राइव वगैरह पढ़ लेते हैं. CPU refers to the main memory for execution of programs, but these main memories are volatile in nature and hence cannot be used to store data in a permanent basis. Moreover, they are very small in sizes. Secondary memories are available in huge sizes. Programs and data can be stored on secondary memories. This storage differs from primary storage is that it is not directly accessible by the CPU. The computer usually, अच्छा ये आज जो सेकेंडरी मेमोरीज है वो एक्सटेंडेबल फॉर्म में भी होती है और इन हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है वो हमारी इनबिल्ट भी आ रही है, तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी ही है. तो सेकेंडरी स्टोरेज differs from primary storage that it is not directly accessible by the CPU. The computer usually uses its output input channels to access secondary storage and transfers the desired data using intermediate area
in primary storage. Secondary storage do not lose the data when the device is powered off. वो non volatile है, वहाँ पे पड़ा रहेगा डेटा. आप बंद कर दो, मत खोलो, 4 दिन मत खोलो, 4 महीने मत खोलो सिस्टम, your data is not going to lapse, right? तो उसमें और कैपेसिटी भी ज़्यादा है, कॉस्टलियर भी कम रहती है हमें, और लेकिन स्लो रहती है. उतनी स्पीड नहीं होती है जितनी हमारी. अच्छा, जब हम डेटा कॉपी करते हैं तो हम देखते हैं, हम डेटा जब हम कॉपी कर रहे होते हैं इट टेक्स टाइम, लेकिन जब वो अपने आप वो काम हो रहा होता है हमारे सिस्टम पे तो हमें पता भी नहीं चलता, कॉपी में टाइम लग रहा होता है. तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो स्पीड, कॉस्ट, कैपेसिटी, टाइप ऑफ एक्सेस, इन सब बेसिस पे वो डिफर कर सकती है. और हमारे पास हार्ड डिस्क, DAT टेप्स, पेन ड्राइव, CD, DVD, स्मार्ट कार्ड्स, ये सब हमारे वो है. डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी. मेमोरी हमारे बिट्स और बाइट्स होती हैं. हमारे पास 8 बिट्स का एक बाइट बन जाता है. किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं. फिर मेगा बाइट्स आ जाता है जिसको हम MB बोलते हैं. देन वी हैव गीगा बाइट्स जिसको हम GB बोलते हैं. टेरा बाइट्स जिसको हम TB बोलते हैं. इस तरीके से आगे भी होते हैं, राइट. उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग में. कैरेक्टर इनकोडिंग में हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन कैरेक्टर सेट का और यूनिकोड, ये 3 तरीके के कैरेक्टर इनकोडिंग्स होते हैं. देन वी हैव डाटा स्टोरेज मीडिया. हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए क्या क्या मीडिया होते हैं? हमारे पास 3 तरीके के मीडिया होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. वन इज सेमीकंडक्टर, सेकेंड इज मैग्नेटिक एंड थर्ड इज ऑप्टिकल स्टोरेज. जो आपके ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं वो आपके ऑप्टिकल स्टोरेज नाम से ही बहुत क्लियर है कि कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, आइस से रिलेटेड है, मतलब कि वीडियो टाइप्स है, तो वो CD DVD हो गई आपकी, ठीक है. मैग्नेटिक यानी कि आपको पता चल रहा है कि वो जो आपका डेटा है वो सारा आपका वो टेप याद है आप लोगों को? तो वो जो टेप्स होती थी हमारी, तो उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता था, पहले CD से पहले टेप्स आती थी, वो जो टेप्स होती थी उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज है. उसमें बेसिकली क्या यूज़ हो रहा है? माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. इसके हमारे एग्जांपल्स और क्या है? हार्ड डिस्क भी हमारी मैग्नेटिक डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया, राइट. देन वी हैव सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मतलब आपने सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करें टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. कुड बी वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, दोनों तरीके की हो सकते हैं. हो सकता है परमानेंट इन नेचर, हो सकता है परमानेंट इन नेचर ना हो, बहुत शॉर्ट टर्म पे डिस्ट्रॉय हो जाए. जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज लाइक रैम इज वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव जो है वो सब चीज़ें हमारी सेमीकंडक्टर में होगी. फिर उसके बाद हम आते हैं हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट. अब जब हमने हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट को पढ़ना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? सभी भी हमको हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, अलग अलग भी खरीद सकते हो, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कुछ भी ETC कुछ भी हमें चाहिए. अगर आप उसको एक्वायर करने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या सोच के चलोगे? वही है हमारा हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट के अंदर चीज. एक दूसरा, आपका जो हार्डवेयर है, अब हम हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सब चीज़ें आएंगी. जब उससे हमने एसेट खरीदा तब से लेकर एंड तक, डिस्पोजल तक, सब चीज़ें आएंगी यहाँ पे. पहला हमने पढ़ लिया, पढ़ा नहीं है अभी, सिर्फ एक बोला है कि हाँ उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारा, जब हम उसको खरीदने जाएंगे तब हम क्या क्या देखते जाएंगे. फिर उसके बाद हमारा जो हार्डवेयर है, जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं लेने जाती हूँ विंडोज 6, होगा ही कभी ना कभी. विंडोज 7 की बात करते हैं, चलो 6 मुझे भी नहीं पता कि कभी था कि नहीं था, देख लेते हैं कि था कि नहीं था, राइट. देयर वाज अ विंडोज 6 सॉरी. तो जब अगर सपोज आज की डेट में मैं विंडोज 6 लेने निकल जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या आज की डेट में हम जो सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जो हम बहुत सी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, क्या वो
उस विंडोज 6 पे कंपैटिबल रहेगा क्या? वो उस पे चलेगा उस सॉफ्टवेयर पे? अगर उस कंप्यूटर पे अगर आज मैं विंडोज 6 का कंप्यूटर लेना चली जाऊँ नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि जो मैं लेने जा रही हूँ उसकी कंपैटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, परफॉर्मेंस, हाउ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी शुड बी टेस्टेड। मेरा जो काम होता है उसमें मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट का रैम लगता है या फिर एक पर्टिकुलर स्टोरेज चाहिए होती है, और जब मैं वो लेने गई तो मैं उससे कम लेके आ गई, या फिर अब वो उससे कम, अब मेरा जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है और मेरे पास जो वो है रैम है वो एक स्टेबल अवेलेबल है, अब मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ, अपग्रेड करना चाहती हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वेयर क्लाइंट सर्वर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर्स आर टू बी यूज्ड। कैपेसिटी मॉनिटरिंग, इज द कैपेसिटी मॉनिटर्ड, सर्विस प्रोवाइडर्स, शुड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स बी यूज्ड, देखना चाहिए सारी चीजें। तो कोबिट क्या है? कोबिट इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और उसको इसाका यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल एसोसिएशन ने गवर्न करा है, वो उन्होंने बनाया है, और वो हम कोबिट को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं isaka.org से, जरूर करके देखिए क्या है ये। पढ़ते हैं इसका सबसे पहला चीज हार्डवेयर एक्विजिशन। अगर मुझे हार्डवेयर एक्वायर करना है तो मैं क्या देखूंगी, मेरा इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मुझे अगर कुछ भी चाहिए, नॉट ओनली कंप्यूटर बट एनी थिंग एसोसिएटेड विद द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, मॉडेम चाहिए, राउटर चाहिए, डीवीडी रोम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं बोलूँगी कि भाई फ़ोन करूँगी नेहरू प्लेस, उनको पूछूंगी कि आप ये सामान कितने में दे रहे हो, दूसरे से पूछूंगी आप ये सामान कितने में दे रहे हो। बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन अगर प्राइवेट है तो एक कोटेशन मंगवा लेगा, और अगर पब्लिक है, सरकारी है, तो क्या करेगा? वो टेंडर निकाल देगा, राइट। उसके अंदर कुछ चीज़ें रही होंगी जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि मेरे को ये टेंडर किसको देना है, या फिर मुझे ये कोटेशन जो आई है मेरे को दो जगह से आई है सेम अमाउंट की, लीस्ट अमाउंट का हम देखते हैं, बाकी जितनी भी आई थी सारी महंगी थी, सबसे दो अमाउंट्स हैं जो सबसे कम है, उसको चेक करा, पता चला वो तो बंदे ही भाग जाएंगे आपके, पहले भाग चुके हैं लोगों का पैसा लेके, तो क्या आप उनको दे दोगे आपको बिकॉज आपको लोएस्ट प्राइस में और कोटेशन आई हुई है? नहीं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या सिर्फ प्राइस को रखेंगे? नहीं, और भी इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज होंगे। और क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज होंगे? आप देखोगे कि ये जो पर्सन है ये मुझे जो सामान दे रहा है उसके आफ्टर सेल सर्विस मुझे क्या दे रहा है? वो क्या वो मुझे आके समझा के जाएगा कि आप ये जो सामान ले रहे हो, ये जो हार्डवेयर ले रहे हो, इसको किस तरीके से यूज करना है? अगर मुझे वो आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है तो क्या वो मुझे रेगुलरली दे रहा है? अगर वो मुझे रेगुलरली दे रहा है तो अगर मेरा कोई फॉल्ट वैसे ही आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम दोज, अगर सपोज आप, उन्होंने बोला आपकी साल में 3 रेगुलर सर्विसेज रहेंगी और वो हर एक टेन्योर के बाद अपने आप से आ जाएंगे, तो अगर हर 4 महीने बाद वो आके आपका एक बार देख जाएंगे, आपके हार्डवेयर को चेक कर जाएंगे कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट अगर बीच में 2-2.5 महीने बाद मेरा कंप्यूटर या मेरा डेस्कटॉप या जो भी हार्डवेयर मैंने परचेस करा है दैट स्टॉप्ड वर्किंग, तो क्या वो उस फेलियर के केस में क्या वो विजिट करेंगे? क्या उनकी आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके से रहेगी? क्या हमने ये चीज़ चेक करी है? क्या हमने ये देखा है कि अगर वो बंदा नहीं रहा कल को तो और कितने लोग हैं जो उस पर्टिकुलर ब्रांड की हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांड के मटेरियल इनबिल्ट जो उसके अंदर मटेरियल यूज हुए हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या इस पर्टिकुलर सामान को लेने से कोई लॉस इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं? हो सकते हैं किसी किसी केस में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या रहता है। पहला हमारा कंपैटिबिलिटी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि जो हम ले रहे हैं वो कंपैटिबल है कि भी नहीं है। जैसे कि इनकम टैक्स की साइट लेके आए हैं नए 2.0 इनकम टैक्स पोर्टल, incometax.gov.in, क्या कंपैटिबल पोर्टल लेके आए हैं, यूजर फ्रेंडली, बट क्या वो पिछले वाले से बेटर है कि नहीं है, ये तो कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 2013-14 से पुराना डेटा गायब है, कहाँ है वो डेटा? डोंट नो।
स्पीड अभी थोड़ी सी स्लो चल रही है, उम्मीद है आगे बढ़ जाएगी। डेटा प्रॉपर माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डाटा मेरा प्रोसेस हो चुका था, उसमें अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो वो कंपैटिबिलिटी उन्होंने शायद देखी नहीं, बट वो तो सॉफ्टवेयर था, यहाँ हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो वो एक कंपैटिबिलिटी आपको देखनी है, फ्यूचर एप्लीकेशंस का ध्यान रखना है। हाउ द वर्कलोड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स बीन कैलकुलेटेड, कि आपने देख लिया है कि आपको यही चाहिए। मतलब जैसे सपोज हमारे पास दो तरीके के प्रिंटर्स हैं, एक प्रिंटर है जो बहुत स्लो प्रिंट निकालता है, और एक प्रिंटर है जो बहुत फास्ट प्रिंट निकालता है। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए डिपेंड करेगा ना कि मेरी यूसेज कितनी है। अगर तो मुझे दिन में 2 ही प्रिंट निकालने होते हैं तो मैं क्यों लूँगी फास्ट प्रिंटर, मैं क्यों खर्चा करूँगी, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है ना, तो वो लेने का फ़ायदा नहीं है। मैं स्लो वाला ले लूँगी कि ठीक है कोई बात नहीं, स्लो चल रहा है लेकिन सस्ता है, 2 ही प्रिंट निकालने हैं मुझे। Are there any industry standards for the same? And do the hardware components comply for them? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कोई इंटेल का कोई कोर i5 है या क्या है, वो i4 है, जो भी है। ईज ऑफ ऑपरेशंस, क्या मैं इजीली उसको खुद कर सकती हूँ ऑपरेट, या मेरे को कोई मैनेज इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी सर्विस मेंटेनेंस, लोकल अपग्रेडेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे होएगी कैसे नहीं होएगी, मेरे को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करी जा रही हैं। उनको हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए, जो यूजर्स उन्हें यूज़ कर रहे हैं उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए। सपोर्ट कैसा रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट, मैनुअल्स कोई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वेराइटी ऑफ मीडिया में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ऐसे मतलब मुझे सिर्फ इन्होंने बुकलेट दी है, या मुझे हो सकता है वो वीडियो में भी एक्सप्लेन करके दे रहे हो। कैन द मैनुअल्स बी अंडरस्टूड बाय इंटेंडेड यूजर्स, मुझे समझ में आता है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। डज द वेंडर हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विजन विद एडिकेटेड स्टाफ, will the vendor help in smooth transition from the existing application to the new one। जब मैं उसको ट्रांजिट करूंगी तो क्या मुझे उसकी हेल्प मिलेगी वो ट्रांजिट करने में, वो सब चीज़ें। what is the quantum of training that the vendor will provide, what is the backup facility that the vendor will provide, सारी चीज़ें देखेंगे। कॉस्ट क्या रहेगी, इज द कॉस्ट कोटेड कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉस्ट तो पहले ही देख लेते हैं हम, सबसे पहले देखते यही है कि सबसे सस्ता कौन दे रहा है, लेकिन ये भी देख लेना कि क्या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, और जो आपने रिक्वेस्ट करा था कंपोनेंट्स वो सारे उसमें इंक्लूड हैं कि नहीं है, और विल द वेंडर प्रोवाइड सपोर्ट आल्सो एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। ऐसा ना हो कि वो आपको सामान तो सस्ता दे दे और बाद में पता चले उसकी मेंटेनेंस महंगी है और वो होएगी सिर्फ वहीं से। तो आईटीटी जो हमने पढ़ा था, आईटीटी क्या था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और इनविटेशन टू टेंडर, है ना। तो वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक और चीज़ करते हैं इसमें अभी, इधर शायद पेन नहीं आएगा, आ गया क्या, हाँ। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड एंड परफॉर्मेंस requirements in accordance with the application which are proposed to be implemented। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड देखनी पड़ेगी आपको, पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी हम पढ़े हैं ऊपर, इनपुट आउटपुट वगैरह, नेटवर्क कैपेबिलिटी। हार्डवेयर की हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली हमें देखनी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, वो हमें उसको बताना पड़ेगा उसमें कि हमें ये चाहिए, और ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट, हमारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, और हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हमारा सपोर्ट रिक्वायरमेंट कि जब एक बार हो जाएगा काम तब आपका सपोर्ट कैसा रहेगा। अडेप्टेबिलिटी कि हम उसमें जो चेंज कर रहे हैं आज, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उसमें आप क्या हेल्प करोगे हमारी। कंस्ट्रेंट्स, आप हमें डाटा कब प्रोवाइड करोगे, बाकी लोग कब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। इसको इरेज कर देते हैं, माउस कर देते हैं, आगे देखते हैं। तो उसका इवैल्यूएशन करते टाइम आप क्या देखो, एग्जिस्टिंग यूजर सेटिस्फेक्शन देखोगे, ये आपने, ये सब चीज़ें आपने मंगा ली। अब जब आप बंदा फाइनल कर रहे होगे कि ये ही मेरा वेंडर रहेगा, उस टाइम पे आप क्या देखोगे,
आप देखोगे उसका एग्जिस्टिंग यूजर सेटिस्फैक्शन कितना है, उसके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, वेंडर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मेंटेन, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन क्यों देखनी है, पैसे तो उसे महीने देने हैं हार्डवेयर से लेके, बट फाइनेंशियल कंडीशन क्यों देखनी है, फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए देखनी है कि अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुई और वो कल को शट ऑफ हो गया, तो क्या उस टाइम पे मेरे पास बैकएंड में कुछ और लोग अवेलेबल हैं जो मेरे को वो वाली सर्विसेज दे पाएंगे जो मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज लेनी है उससे। इसलिए मेंटेनेंस फैसिलिटीज देखेंगे, डिलीवरी शेड्यूल देखेंगे, अपग्रेडेशन कैपेबिलिटीज, बेंचमार्किंग, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कि हमारे राइट टू ऑडिट, प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, मेट्रिक्स फॉर सिलेक्टिंग हार्डवेयर हम सबसे पहले देखेंगे टर्न अराउंड टाइम क्या है। सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, one is turnaround time, one is response time, one is throughput type, right? तो टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, मैंने अपनी जॉब जो मतलब एंट्री थी कहूँगी, मैंने वो सबमिट कर दी और जब मुझे कंप्लीट आउटपुट मिला, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा है टर्न अराउंड टाइम। सॉरी, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन सबमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ऊपर था सबमिशन ऑफ जॉब, अब है सबमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आउटपुट, मतलब कि ये टर्न अराउंड टाइम है, पूरा इनपुट दे दिया उसके बाद से टाइम स्टार्ट हुआ और पूरा आउटपुट निकल गया वहां पे आके खत्म हुआ। ठीक है, वो है हमारा टर्न अराउंड टाइम। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा होता है कि मैंने अपना इनपुट जो है वो जस्ट दिया है, पहली ट्रांजेक्शन गई है और आउटपुट का पहला कैरेक्टर निकल के आया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थ्रूपुट टाइम। व्हाट इज थ्रूपुट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने कितना काम करा, दैट इज द थ्रूपुट टाइम। मैंने मीन्स मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में एक प्रिंटर 10,000 प्रिंट निकाल रहा है और उसी 1 घंटे में एक प्रिंटर केवल 100 प्रिंट निकाल रहा है, ये है उसका थ्रूपुट टाइम। फिर है कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर टू बी प्रोक्योर्ड कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग वन। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा प्रिंटर ले आओ जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट ही ना हो पाए, फायदा नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटी, इन अकॉर्डेंस विद वर्कलोड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए उस हिसाब से ये, और यूटिलाइजेशन फिट फॉर द पर्पस इट इज़ टू बी एक्वायर्ड, आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ये था हमारा हार्डवेयर को एक्वायर करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम। हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम मतलब इट इज कॉमन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसोर्स द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर विच इंक्लूड्स any or all of desktop, server, networking, cable, ये सब चीज़ें। तो one of the important criteria that need to be considered before finalizing the vendor is the issue of maintenance। आपने मेंटेनेंस को ज़रूर एक बार देख लीजिए, हम ऊपर भी पढ़ रहे थे कि हमें देखना पड़ेगा कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, तो वो सब मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ कैसी है, दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, तो हम उसी का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज की मेंटेनेंस। तो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। मतलब ये कि अब ये बोल रहे हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरा प्रोग्राम इज व्हाट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को मेंटेन करने का एक प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम अगर आपका मैनुअल है, मैनुअल हो सकता है, बट अगर हम यहाँ पे आईटी की बात करें, आपका प्रोग्राम जैसे ही कंप्यूटराइज हो जाता है वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो आपका एक हार्डवेयर को मेंटेन करने का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अमेजिंग। तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, विच कंपनी टेक्स केयर ऑफ व्हाट आईटी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो एक कंपनी ठीक करती है, हार्डवेयर बाकी जो है आपके प्रिंटर जो है वो दूसरी कंपनी ठीक करती है, तो वो सब चीज़ें। हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर डज द वेंडर प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड व्हेन। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे थे 4 महीने में एक बार आ जाता है, ठीक है,
Was any problem reported in the past and what corrective steps were suggested? This is one more thing जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी थी कि अगर कभी प्रॉब्लम हुई थी तो उस टाइम पे आपने क्या स्टेप्स, उस टाइम पे क्या करा था आपने। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस टाइम पे आपका सपोज एकदम से वो हार्डवेयर चलना, प्रिंटर चलना बंद हो गया, तो आपने इमीडिएटली क्या एक्शन लिया था, या फिर क्या एक्शन लेके वो एट द एंड ठीक हुआ था, क्या वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। वो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आपको नेक्स्ट टाइम उस हार्डवेयर को मेंटेन करने में हेल्प मिलने वाली है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हैज़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, आपका जो बजटेड अमाउंट था वो एक्सीड हो गया, आपका मतलब बजटेड से ज़्यादा खर्चा हो गया, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करोगे आप हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम में। अपार्ट फ्रॉम द प्रिवेंटिव स्केड्यूल जो आपके थे मेंटेनेंस के, कितनी बार वेंडर को आना पड़ा अब क्योंकि कोई फेलियर हो गया था, स्नैग हो गया था, और MTBF और MTTR के बीच की वैल्यू कितनी है, मतलब कि जब आपका मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स, यानी कि आपका जब फेलियर हुआ उसके बाद दूसरा फेलियर कब हुआ आपका। आज अगर एक फेलियर हुआ आपका, आज प्रिंटर बंद हो गया चलना, तो क्या अगली बार प्रिंटर आपका अगले दिन ही बंद हो गया? अगर अगले दिन ही बंद हो गया तो उस प्रिंटर को बहुत ही ज़्यादा हमारी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेडली हमारा ख़राब हो रहा है। बट अगर आज मेरा एक स्नैग हुआ, आज एक फेलियर हुआ, एंड देन द नेक्स्ट स्नैग टेक्स अप आफ्टर अ ईयर, देन इट इज़ पर्टिकुलरली फाइन, हो जाता है। एंड देन MTTR मीन्स मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब ये कि आज अगर ख़राब हुआ तो उसके कितने टाइम बाद आपका सिस्टम जो है, आपका हार्डवेयर जो है उसको ठीक कर दिया गया। तो दैट इज़ कॉल्ड MTTR। वो हमेशा कम होना चाहिए कि फटाफट उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए। एंड MTBF जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, दो फेलियर्स के बीच का टाइम गैप ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हार्डवेयर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स पे। आपको हार्डवेयर को अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि आप एक रेगुलर हार्डवेयर की मॉनिटरिंग कर रहे हो, उससे फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। एनहांस सर्वर अप टाइम एंड प्रोटेक्टिव अलर्टिंग, आप पहले से अलर्ट हो जाते हो। एक्यूरेट रूट कॉज डायग्नोसिस, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि वो प्रॉब्लम क्या हुई थी। रिड्यूस टाइम टू इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व, फटाफट आप उसको सॉल्व कर पाते हो क्योंकि आप पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। फास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट हायर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो फॉलोइंग द टिपिकल रिपोर्ट्स जो जनरेट होती है, हार्डवेयर एरर रिपोर्ट जिसमें आप बताते हो डिटेल ऑफ द फेलियर, और अगर कोई भी है हार्डवेयर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स जिसमें आप बताते हो कि आपके कौन कौन से हार्डवेयर कहाँ कहाँ पड़े हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। एंड द यूटिलाइजेशन रिपोर्ट कि आपके ऑप्टिमली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर सपोज मैंने एक प्रिंटर ले रखा है जो 10,000 प्रिंट रोज के निकालने के लिए कैपेबल है, और वो निकल 1000 प्रिंट ही रहे हैं, तो मैंने वो ले क्यों रखा है? मैं 1000 वाला ही क्यों नहीं ले लेती, 2000 वाला ले लो, थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। डाटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है हमारा, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है वो डिफरेंट होती है। आप अगर ग्रॉसरी शॉप में चले जाओ वहाँ पे कुछ अलग रहेगी, हर जगह पे अलग अलग रहती है। तो कैपेसिटी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको देखना है कि आप जो कैपेसिटी है उस हिसाब से सारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या क्या देखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटेशंस, मोड ऑफ इनपुट। ये ना कान में लग रहा है मेरे, पढ़ाना चाहिए। इसका क्या होता है, ये ना चश्मे के यहाँ पे जैसे कान के पीछे चश्मा होता है ना, तो वो चश्मे की डंडी शायद लगने लग जाती है, तो इसलिए लगता है, कुछ तो होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, रिकॉर्डिंग करी नहीं कभी। ठीक है, डाटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या है। तो रैम, CPU, इन आर्किटेक्चर एंड स्पीड, ये सब चीज़ें कैपेसिटी हमारी क्या क्या बताती है। यह काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राइट, हमें राइट, तो अब हमें करना क्या है कि हमें डाटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि
अगर सपोज कि मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ और उसके अंदर मेरी रोज की 100 ट्रांजेक्शन ही होती हैं, बस बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है मेरा, रोज की 100 ट्रांजेक्शन होती है मेरी, और मेरे पास उस हिसाब से डेटा मैनेज करने के लिए, मतलब मेरा महीने का मैक्सिमम या साल का मेरा मैक्सिमम 1-2 GB का डेटा हो जाता है मेरे पास, उस हिसाब से मेरे पास डेटा मैनेज करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है मेरे पास, रैम रोम सब चीज़ें मेरे पास उस हिसाब से अवेलेबल है, मेरे पास प्रिंटर है उतना कि मेरे उतने प्रिंट्स निकल जाते हैं सब चीज़ें। बट अब मुझे पता चला कि जो मेरा जो भी चीज़ में जिसमें मैं डील कर रही हूँ उसकी जो डिमांड है वो सडनली बढ़ने वाली है, एंड देन आई आल्सो एक्सपेक्ट अ सडन रेज इन माय बिजनेस। देन उसके बाद मुझे भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब मेरे यूजर्स बढ़ेंगे, यूजर्स मीन्स मेरे कस्टमर्स जब बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या उस हिसाब से जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, क्या डेटा बढ़ेगा, उस हिसाब से मेरे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो कम हो गया, सपोज किसी का बिजनेस सडनली एकदम ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या उस केस में उसने अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड डिग्रेड किया कि नहीं करा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करनी है, कैसे करनी है अभी देखते हैं। तो इसमें क्या था कि सम ऑफ द की फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करती है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द की कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो है वो हो सकता है बढ़ जाए आपके, या हो सकता है कम हो जाए। रैम, सीपीयू आर्किटेक्चर एंड द स्पीड, स्पीड भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको हो सकता है अभी आपका काम चल रहा हो उस स्पीड पे, बट अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी अपने कंप्यूटर्स की, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस की, अपने आउटपुट डिवाइसेस की, एवरीथिंग। तो कैसे पता चलेगा? आपका सबसे बड़ा मेजर जो वो है, पेन कहाँ है, राइट। तो सबसे बड़ा हमारा जो फैक्टर है वो क्या है? हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स से मेरे को सबसे पहले पता चलता है कि क्या इसमें होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है। मैंने तो ड्रॉ ही करा था, अब हो रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटेशंस में आता है फिर कि जो मैं काम करने वाली हूँ वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से मुझे अपना हार्डवेयर डिवाइस सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिलीवरी, ये भी चेंजेस होंगे बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, ये हटता रहा है साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, the choice of inappropriate and inadequate software can significantly reduce the operational efficiency of a business and its productivity. अगर उसने गलत सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया तब तो गया उसका काम, which in turn can affect the achievement of its objectives। पता चले कि जिस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस सॉफ्टवेयर का, उस हार्डवेयर का यूज करने लगा था, उसी हार्डवेयर और उसी सॉफ्टवेयर ने उस बिजनेस को डुबा दिया। In the present age, one of the main issues an organization has to face is the constant and never-ending growth of data. Data तो बढ़ता ही चला जाएगा, and requirement for greater storage capacity along with the problem of data safety, integrity, security। कैसे करोगे ये सारी चीज़ें एक साथ? आपके पास डेटा भी आता जा रहा है, आपको उसको मैनेज करके रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है, सिक्योर करके रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है सेफली। आपको जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचाना भी है, और जितना चाहिए उतना ही पहुंचाना है। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे उसको एक्सेस दे दिया एंड द एक्सेस कंटिन्यूज, वो तो पूरा डेटा एक्सेस कर लिया उसने मेरा। इन मॉडर्न डे एंटरप्राइजेस which employ large scale database applications or multimedia applications, the requirement for disk storage ran from gigabytes to terabytes। आजकल तो जीबी टीबी में काम चल रहे हैं। If a proper data and storage management mechanism is in place, problem of downtime, business loss on account of lost data and sufficient storage capacity can be avoided। अगर हम पहले से ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या देखना है हमें? How to effectively manage rapidly growing volume of data, how to leverage data and storage technology to support business needs, what is the best data and storage management framework for an enterprise in business environment, how to optimize the performance of the data storage hardware and software to ensure high availability। तो हमें बहुत सारी चीज़ें
के चलनी है कि हमें किस तरीके से ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें ये हमने कौन सी, ये था हमारा क्या, डाटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। तो अब इसके अंदर हमें कुछ प्लानिंग्स करनी है। व्हाट आर दोज प्लानिंग? एक हमें करनी है कैपेसिटी प्लानिंग, कि हमें ये देखना है कि हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कितना हो रहा है, दोनों चीज़ें देखनी है। सेम सीपीयू का, कंप्यूटर स्टोरेज का, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हैं बहुत, इसमें ऐसा कुछ वो मेन नहीं है। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद जब एट द एंड जब हमारा हार्डवेयर रिटायर हो गया है, अब उसकी फंक्शनल लाइफ ख़त्म हो गई है, यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, तब हम उसको रिप्लेस करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि देयर आर लॉज जिसके हिसाब से आपको उसको रिप्लेस करना है। यू हैव टू डिटरमाइन कि आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है हार्डवेयर रिटायरमेंट पे। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के चलनी है। रेगुलेटरी पेनल्टीज वगैरह भी देख के चलनी है कि अगर आपने गलत डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आपका रेगुलेटरी पेनल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बिकॉज आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके हार्डवेयर को, कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के जो मेथड्स हैं वो सारे आपके लीगलाइज हो चुके हैं। आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते किसी भी चीज़ को। तो आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑडिटिंग हार्डवेयर। तो आपको हार्डवेयर एक्विजिशन प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो आपके बिजनेस प्लान से कंपैरेटिबल है भी नहीं है, ठीक है, कि क्या एनवायरनमेंट को कोई हार्म तो नहीं हो रहा उस चीज़ की वजह से। आपको बाकी चीज़ें नोट करनी पड़ेगी कि जो आपने पिछले वाले हार्डवेयर में आपने वो देखी थी कि ये पिछले 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 वाले हार्डवेयर में आपको ये प्रॉब्लम्स आई थी, क्या उस वाले न्यू हार्डवेयर में आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए, आपको उसका पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रो कंप्यूटर अगर हम एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि वेदर द मैनेजमेंट उसने रिटर्न पॉलिसी इशू करी है कि नहीं करी, वो पॉलिसी सब तक पहुँच गई है कि नहीं गई है। फिर आपने प्रोसीजर्स जो आपने क्राइटेरिया था उसके हिसाब से आपके प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। रिक्वेस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ पीसीज आर सपोर्टेड बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऑल पीसीज आर परचेज थ्रू आईसी परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग वगैरह सस्ती रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया रिव्यू ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ हार्डवेयर। इसमें देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस आप रिव्यू करते हो कि नहीं करते हो, कैपेसिटी मैनेजमेंट चेक होता है आपका प्रॉपर कि नहीं होता, आपके क्या हार्डवेयर में स्नैक्स आते हैं बार बार, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हो आप, वो सब चीज़ें। रिव्यू हार्डवेयर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्लान टू डिटरमाइन वेदर इट इंक्लूड्स अ रिव्यू ऑफ प्रॉब्लम लॉग्स, प्रोसेसिंग शेड्यूल, सिस्टम रिपोर्ट, जॉब रिकॉर्डिंग, प्रॉब्लम लॉग रिव्यू अलग से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिव्यू हार्डवेयर अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर आपके पास कितना अवेलेबल है कितना नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको पहले से ही सारी चीज़ें आपको चेक करके रखनी पड़ेंगी। तो दिस वाज अ शॉर्ट अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर्स। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज। उसके बाद जाके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ये अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 था। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल शेयर माई फ़ोन नंबर है। मेरा फ़ोन नंबर है, कोई भी कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी ये है, इफ़ यू वांट आप इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो दिस वाज ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।